सिमोन बाइल्स अमेरिकी रियासत ओहायो के शहर कोलंबस की रहने वाली है। ये 27 साल की नीम से आज जिम्नास्टिक प्लेयर है। इसका कद सिर्फ 4 फुट और 8 इंच है, लेकिन इसने इस छोटे कद और स्याह रंगत के बावजूद पेरिस ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया। ये अब तक ओलंपिक्स में 11 मेडल्स हासिल कर चुकी है, जिनमें 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। ये अमेरिकी तारीख की पहली खातून खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक्स के ऑलराउंड में 2 गोल्ड मेडल्स और वॉल्ट टाइज हासिल किए, और ये एजाज 1964 के बाद दुनिया में किसी खिलाड़ी को पहली बार नसीब हुआ। दूसरी मिसाल टोरी हस्की की है। ये 100 मीटर बटरफ्लाई तैराकी में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। आर्लिंगटन वर्जीनिया की रहने वाली है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तलबा है। इसने भी पेरिस ओलंपिक्स में 3 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल हासिल किए। और तीसरी मिसाल गैब्रियल थॉमस की है। ये भी स्याह फॉर्म अमरीकी है। जमैका से नकल मकानी करके वालिदैन के साथ अमेरिका के अटलांटा जॉर्जिया में रहती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमए किया है और ये 200 मीटर की रेस में दुनिया की दूसरी तेज तरीन एथलीट है। इसने भी पेरिस ओलंपिक्स में ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। लेकिन आप इन तीनों की बदकिस्मती देखिए। ओलंपिक्स में पूरी दुनिया को हैरान करने के बावजूद अमेरिकी सदर ने इनके लिए किसी तकरीब का एहतमाम किया और ना इन्हें करोड़ों डॉलर के तोहफे दिए और ना सिविल अवार्ड्स। ये लोग चंद दिन खबर बने और इसके बाद ये अब आम मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये सिर्फ 3 लोग नहीं हैं, ये 126 हैं और ये तमाम सरकारी तवज्जो से महरूम हैं। कैसे? पेरिस ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स अमेरिका ने हासिल किए। इसके कुल 126 मेडल्स हैं, जिनमें से 40 गोल्ड हैं। चीन दूसरे नंबर पर आया। इसके कुल मेडल्स 91 हैं, जिनमें 40 गोल्ड हैं। जापान के कुल 45 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर आया। इनमें से 20 गोल्ड हैं। और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है, जिसके कुल मेडल्स 53 हैं, जिनमें 18 गोल्ड हैं। ये मेडल्स किस किस खिलाड़ी ने किस किस गेम में हासिल किए दुनिया नहीं जानती, जबकि इनमें हर खिलाड़ी की कहानी हैरानकुन और सबक आमोज है। दुनिया में हर साल गेम्स में खिलाड़ियों को मेडल्स मिलते हैं। क्यों? इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह, स्पोर्ट्स से गैर फितरी अमल होता है। हम इंसानों की जिस्मानी हदूद होती हैं, स्पोर्ट्समैन इन हदूद को तोड़ देते हैं, लिहाजा इन्हें अवार्ड्स दिए जाते हैं। मसलन आम नॉर्मल इंसान 150 ग्राम की क्रिकेट बॉल को 35 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड तक फेंक सकता है, लेकिन शुएब अख्तर ने 161.3 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से बॉल फेंक कर दुनिया को हैरान कर दिया। हम पाँव से 450 ग्राम के फुटबॉल को ज़्यादा से ज़्यादा 35 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से फेंक सकते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी ने इसे 129 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड दे दी। और आम इंसान पानी में आध किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तैर सकता है, लेकिन माइकल फिलिप्स ने 8.8 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से तैर कर दुनिया को हैरान कर दिया। ये तमाम लोग चैंपियन हैं क्योंकि उन्होंने इंसानी हदें तोड़ दी। और इस नौइयत के कारनामे दुनिया में रोजाना होते हैं। रोज किसी न किसी फील्ड में कोई ना कोई चैंपियन पैदा होता है और इससे अवार्ड्स और मेडल्स दिए जाते हैं। और दूसरी वजह पैसा और पॉपुलैरिटी है। स्पोर्ट्स में बड़ी बड़ी कंपनियां और इदारे सरमायाकारी करते हैं और खिलाड़ियों के बगैर ये सरमायाकारी मुमकिन नहीं होती। लिहाजा दुनिया भर के क्लब नए खिलाड़ी डेवलप करते हैं। ये खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को मिलते हैं और इंडस्ट्री इनके ज़रिए पैसा कमाती है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं स्पोर्ट्स भी बेशुमार दूसरे बिजनेसेस की तरह एक बिजनेस है। हम अगर इस बैकग्राउंड में अरशद नदीम को रख कर देखें तो कुछ सवाल पैदा होते हैं। मसलन अरशद नदीम ने बेशक इंतहाई नामुसाइद हालात, गुर्बत और ट्रेनिंग की सहूलतों के बगैर गोल्ड मेडल लेकर कमाल कर दिया। ये इस शख्स का क्रेडिट है और दुनिया का कोई शख्स इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो कुछ इसके बाद हो रहा है, क्या ये नॉर्मल है? हमने सेलिब्रेशंस के ज़रिए इस शख्स की मत मार कर रख दी है। लोग चेक उठा कर आ रहे हैं और अरशद नदीम चेक लेकर इनके साथ तस्वीरें बना रहा है और ये अब इसका आदी हो चुका है। ये अब अपने हर मुलाकाती से चेक, नकद इनाम या प्लाट की तवक्को लगाकर बैठा रहता है। ये हर फ़ोन को इनाम समझ रहा है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और चीन में ऐसे 40 और जापान और ऑस्ट्रेलिया में 20 और 18 खिलाड़ी हैं और ये तमाम लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये गोल्ड मेडल के बाद अगले ही दिन जिम गए, अपनी प्रैक्टिस की, बच्चों को स्कूल से लिया, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की झुर्कियाँ खाईं और टैक्स के फॉर्म भरे। लिहाजा सवाल ये है, हमने अरशद नदीम को नॉर्मल क्यों नहीं रहने दिया और क्या ये अब एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेगा? दूसरा सवाल, अरशद नदीम बेशक एक बाकमाल इंसान है। इसने 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल से नवाजा।
ہم نے آخری بار 1984 میں ہاکی میں اولمپکس میں گولڈ میڈل لیا تھا، لیکن یہ سارا ایک بندے کا کارنامہ ہے، جبکہ ملک میں 100 کے قریب اسپورٹس آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں۔ قوم ان پر اربوں روپے خرچ کرتی ہے، ان کے پاس ایکڑوں پر پھیلے کمپلیکس بھی ہیں۔ آپ ان کے بجٹ اور مراد دیکھیں اور ان کے ملازمین اور کنسلٹنٹس کی تعداد دیکھیں اور اس کے بعد ان سے پوچھیں آپ لوگوں نے ان 40 برسوں میں کیا کیا ہے۔ ہم نے پیرس اولمپکس میں صرف ایک میڈل دیا، جبکہ ہمارے 40 کھلاڑی اور آفیشلز پیرس گئے۔ کیا ان سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے ان کے ٹریول، ہوٹلز اور خوراک اور ڈی اے پر کتنی رقم خرچ ہوئی؟ کیا ان سے یہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے ملک کی تمام اسپورٹ آرگنائزیشنز پر پچھلے 40 برسوں میں کتنے ارب روپے خرچ ہوئے؟ ان اخراجات کے بعد یہ ایک بھی میڈل کیوں نہیں حاصل کر سکے؟ اور اگر ہم نے میڈلز نہیں لینا تھا تو پھر ان آرگنائزیشنز کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ پیسے، توانائی اور وقت کا ضیاع نہیں؟ اور تیسرا سوال، کیا یہ حقیقت نہیں پاکستان کی تمام اسپورٹس آرگنائزیشنز، بورڈز اور وزارتیں ارشد ندیم کے پیچھے پناہ لے رہی ہیں؟ یہ ارشد ندیم زندہ باد کے نعرے لگا کر یا اس کے اعزاز میں تقریبات منعقد کر کے قوم کی توجہ اپنی ناقص کارکردگی سے ہٹا رہی ہیں؟ اور کیا حکومت بھی ارشد ندیم کو بار بار بلا کر اپنی نالائکی پر پردہ نہیں ڈال رہی؟ یہ عوام کی عوامی مسائل سے توجہ نہیں ہٹا رہی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا وزیر اعظم ارشد ندیم کی کامیابی کے بعد ایک تحقیقاتی کمیشن بناتے اور اسپورٹس کے تمام اعلیٰ عہدیداروں سے پوچھتے تم نے وقت پر ارشد ندیم کی سپورٹ کیوں نہیں کی تھی؟ یہ شخص جیولین کی ٹریننگ اور باقاعدہ سینٹر کے باوجود گولڈ میڈل تک کیسے پہنچ گیا؟ اور تم اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے باوجود کانسی کا ایک تمغہ بھی کیوں حاصل نہیں کر سکے؟ تمہارے کھلاڑی ٹریننگ اور کوچنگ کے باوجود کمال کیوں نہیں کر سکے؟ میرا خیال ہے وزیر اعظم کو ان سے حساب لینا چاہیے تھا۔ آپ یقین کریں ہم خواجہ سرا کے بچے کی طرح ارشد ندیم کو چم چم کر مار رہے ہیں۔ یہ بیچارہ کامیابی کے اتنے صدمے برداشت نہیں کر سکے گا۔ آپ اسے اگلے سال کسی میچ میں بھجوا کر دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کو بری طرح شرمندہ کرائے گا۔ کیونکہ ہم نے اس کی وہ بھوک، وہ ڈرائیو ہی مار دی ہے جس سے اس نے جنم لیا تھا۔ ہمیں چاہیے تھا ہم اسے چھوٹا سا گھر، گاڑی اور تاحیہ تنخواہ دے دیتے، اس کے نام پر ایک فنڈ بناتے، گورنمنٹ اور بزنس مین اس فنڈ میں رقم جمع کرا دیتے، اسے زمین کا ٹکڑا الاٹ کر دیا جاتا، یہ وہاں جیولین کی اکیڈمی بنا لیتا اور اپنے جیسے بچے تلاش کر کے ان کو ٹریننگ دیتا، جبکہ ہم نے اسے بیکاری بنا دیا ہے۔ ٹریننگ کے لیے اس کے پاس پہلے بھی وسائل نہیں تھے اور اب بھی نہیں ہیں۔ یہ اب بھی کھیتوں میں نیزہ بازی کی پریکٹس کرے گا۔ میری حکومت سے درخواست ہے کہ آپ ملک کی تمام سرکاری اسپورٹس آرگنائزیشنز ختم کر دیں۔ ملک کو کسی اسپورٹس بورڈ، وزیر یا وزارت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سرمایہ، توانائی اور وقت کا ضیاع ہے۔ آپ اس کے بجائے یہ رقم ریکارڈ ہولڈرز، میڈل ہولڈرز اور چیمپئنز کو دے دیں۔ یہ اپنی اکیڈمیز اور کلب بنائیں اور نئے کھلاڑیوں کو ٹریننگز دیں۔ کھلاڑی جب ایک خاص حد کو چھو لیں تو حکومت انہیں مقابلوں میں بھجوا دے، اور اگر یہ کامیاب ہو جائیں تو حکومت کی طرف سے ان کے لیے انعامات اور اعزازات فکس ہوں، یہ انہیں خود بخود مل جائیں۔ حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل ہی نہ ہو۔ آپ اس میں سنگاپور اور ہانگ کانگ کی مثال لے سکتے ہیں۔ یہ دونوں ملک اولمپکس میں گولڈ میڈل لینے والے کھلاڑیوں کو $1 ملین دیتے ہیں، اور بس یہ کھلاڑیوں کو ارشد ندیم کی طرح چوم چوم کر نہیں مارتے۔